10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठा होते हैं, एक मुसलमान को धरते हैं, एक मुसलमान को पकड़ते हैं, एक मुसलमान को बांधते हैं, एक मुसलमान को मारते हैं, एक मुसलमान की हत्या करते हैं। कितने वर्ण व्यवस्था ने भाईचारा का सत्यानाश किया, जाति व्यवस्था ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, अस्पृश्यता ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप कर भाईचारा और ज्यादा सत्यानाश हुआ। यानी ब्राह्मणों ने जितनी व्यवस्थाएं बना ली वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सत्यानाश, भाईचारे का सत्यानाश करने वाली है। क्योंकि उनकी फितरत इसी, ब्राह्मण जो है वो लड़ाने का भिड़ाने का ही कार्यक्रम में लगा रहता है 24 घंटे। राष्ट्रवाद, लोग उत्तेजित होकर ब्राह्मण को धरे, बांधे, पीटे, हत्या होने तक उसकी पिटाई करते रहे। और हमारे अलावा चोर को पकड़ने वाला भारत में कोई है ही नहीं, हमारे पास ही इसका ज्ञान है। जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे। विधान का अपमान करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई भी काम करो उसके लिए जिद करो। डीएनए परिषद का आयोजन किया गया था, मगर ये परिषद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की। उन्होंने जो हॉल हम लोगों ने बुक किया था वो हॉल दबाव डालकर रद्द करवाया। तो वो ऐसा सोचते थे कि जाटों ने अपना हॉल उनके कहने पर रद्द करवाया तो हम उनके साथ झगड़ा करेंगे, जाटों के साथ। क्योंकि उनकी फितरत इसी, ब्राह्मण जो है वो लड़ाने का भिड़ाने का ही कार्यक्रम में लगा रहता है 24 घंटे। तो हमने ऐसा नहीं किया, दूसरा हॉल बुक कर दिया। उनको मैसेज गया कि हम मान नहीं रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे, हम अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। तो 26 तारीख को उन्होंने, कोई जय हिंद नाम का कोई ब्राह्मण है, उन्होंने फरसा दिखाया कि देखा मेश्राम जी याद रखो, इधर आओ मत, ये फरसा है। तो हमने मनोरंजन कर लिया अपना, देख के हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उनको मैसेज गया कि डर नहीं रहे, फरसा दिखाने के बाद भी नहीं डर रहे। उनको मैसेज गया कि नहीं, कार्यक्रम तो करने वाले हैं। फिर उन्होंने दूसरा जो हॉल बुक किया गैर कानूनी तरीके से, उसको नोटिस दिया, उसको नोटिस दे दिया। तो उन लोगों ने ऐसा करने के बाद भी उनको यकीन नहीं था कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, करेंगे, ऐसा ही यकीन था उनको। इसलिए अभी जब मैं कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो उधर से टेलीफोन आ रहा था कि ये जो छोटूराम चौधरी छोटूराम जी का जो हॉल है वो छावनी में तब्दील हो गया, पूरे पुलिस लोगों ने घेर लिया है, वहाँ कोई है नहीं है हमारा कोई आदमी है नहीं है, वो केवल इसको ही घेर लिया। उनका मकसद ये था कि ये जो डीएनए परिषद हो रही है इसके द्वारा हरियाणा के लोगों में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो विदेशी है। ये उनका सोच था कि ऐसा होने से हरियाणा के ज्यादा लोगों में चला जाएगा। तो हमने रात में ही निर्णय लिया, पहला निर्णय लिया हमने मीटिंग करके, वही करेंगे कार्यक्रम। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण होती है तो हम लोग जो है दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम सारे देश और दुनिया को देखने और सुनने को मिले, उसके लिए लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो ये लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करवा दिया, सारे देश और दुनिया के लोग देख रहे। तो मैं जिन ब्राह्मणों ने या हरियाणा की सरकार ने हमारे संवैधानिक अधिकार का जो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है
जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसका वायलेशन कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने उसका वायलेशन किया। हमारा क्या कहना था? हमारा यह कहना है कि यदि देश में ब्राह्मण अपनी बात कहना चाहते हैं और उनको अगर कोई हॉल नहीं देते हैं, तो मैं ये अंबेडकर भवन के लोगों को बोलूंगा, अरे दो भाई, बोलने दो, करने दो। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, तो ये ब्राह्मण अपनी बात कहना चाहते हैं, कहो। हमारा ये कहना है कि आर्टिकल 19 के तहत भारत के सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी जाति का हो सकता है, उसको कार्यक्रम करने का, अपना विचार व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का, उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार है। सारे देश के लोगों को है, ब्राह्मण को भी है। हम अपने विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि इससे जो है भाईचारा बिगड़ता है। उनका ये कहना है, इसमें उन्होंने लिखा, ये अखबार में आया, इसमें लिखा, ये रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, भाईचारा बिगड़ता है। उनका कहना है कि इससे भाईचारा जो है बहुत अच्छा भाईचारा है, ऐसा वो कहते हैं, वो बिगड़ जाएगा। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर लोगों को 4 टुकड़ों में बांटा, फिर उन्होंने जाति व्यवस्था बनाकर 6247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, उसमें उन्होंने ऊंच नीच की व्यवस्था की, तुम नीचे हो हम ऊपर है, ऊंच नीच की व्यवस्था की। इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो अस्पृश्यता का निर्माण किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी के लोग हैं उनको शूद्र कहकर, शूद्र संबोधित कहके उन पर शूद्रत्व थोपा, महिलाओं को दास बनाया। ये इतना सारा काम उन्होंने 2-2,500-3,000 साल पहले किया, और सारा का सारा जो भाईचारा था उसका सारा सत्यानाश कर दिया। इतना, ये जो जितनी बातें आपको पता है ना, वर्ण व्यवस्था ने भाईचारा का सत्यानाश किया, जाति व्यवस्था ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, अस्पृश्यता ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप कर भाईचारा और ज्यादा सत्यानाश हुआ। यानी ब्राह्मणों ने जितनी व्यवस्थाएं बना ली, वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सत्यानाश, भाईचारे का सत्यानाश करने वाली है। और वो सत्यानाश करने वाली जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था उन्होंने परमानेंट बनाई। वो खत्म करने के लिए ब्राह्मण कोई आंदोलन नहीं चला रहा है, उसको बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहा है। मगर वो कहते क्या है? वामन मेश्राम के हरियाणा में आने से भाईचारा बिगड़ जाएगा, जो परमानेंट सारा सत्यानाश कर दिया। वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर, अस्पृश्यता बनाकर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके, ओबीसी को 3743 जाति के टुकड़ों में बांट के, ऊंच नीच की व्यवस्था बना के, महिलाओं को दास बनाकर, घुमंतु जातियों को क्रिमिनल बनाकर, ये सारा का सारा सत्यानाश कर दिया भाईचारे का। वामन मेश्राम हरियाणा में आने के बाद भाईचारा खराब हो, अबे पहले से ही खराब हो गया, सत्यानाश हो गया भाईचारे का, और वो भाईचारा आप लोगों ने परमानेंट सत्यानाश कर दिया। केवल केवल और केवल हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं भारत में। हमारे अलावा इस सत्यानाशी व्यवस्था को खत्म करने का ऐलानिया काम हमारे अलावा कोई करता ही नहीं है, हम ही कर रहे। ये आप कुछ लोग बोले इसका सबूत क्या है, आप कर रहे हो, इसका क्या सबूत है? देखो आपको सबूत बताता। आरएसएस के लोग भी काम करते हैं, प्रचार करें राष्ट्रवाद है, प्रचार राष्ट्रवाद कहते हैं ना, और उनके प्रभाव में जो भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं? 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठा होते हैं, एक मुसलमान को धरते हैं, एक मुसलमान को पकड़ते हैं, एक मुसलमान को बांधते हैं, एक मुसलमान को मारते हैं, एक मुसलमान की हत्या करते हैं। कितने पुरुषार्थी है? अरे भाई, एक मुसलमान को तुम धर रहे हो, और धरने के लिए 20, 25, 50 लोग धर रहे हो। अगर उधर 50 मुसलमान हो, तुम 50 लोग हो, और तुम तब धर रहे हो, तब तो माना जाएगा कि तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है। एक मुसलमान को धरने के लिए 20-25 लोग करते हो,
उसको धरते हो, बांधते हो, मारते हो और हत्या कर देते हो रहा है ऐसा सारे देश भर में हो रहा है कि नहीं? सारे सरकार के आंकड़े हैं। अमेरिका के सीनेट में रेजोल्यूशन पास हो गया, सीनेट ने मान लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। अमेरिका के सीनेट ने मान लिया हाँ ऐसा हो रहा है भारत में। इसका मतलब यह है कि भाईचारा का सत्यानाश करने का काम जो हजारों सालों से आप कर रहे हो, वो काम अभी आपने बंद नहीं किया। आप प्रचार कर रहे हो राष्ट्रवाद का, और आपके साथ मिलकर काम करने वाले जो लोग हैं वो एक मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, तब तक पीटते हैं जब तक उसकी हत्या नहीं होती है रिकॉर्ड सारे देश भर में ऐसा। तो इससे भाईचारा बिगड़ता नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं, ऐसा वो कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं सारे देश भर में 72 से 28 साल और 22 साल 50 साल हो गए, ये बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों के संदर्भ में कह रहे हैं, 50 साल से कह रहे हैं। किसी वामसेव के आदमी ने ब्राह्मण को धरा, ब्राह्मण को बांधा, ब्राह्मण को पीटा, जान लेने तक पीटा और जान चली गई। इसकी वजह से वामसेव के लोगों पर एफआईआर हो गया और उसके लिए वामसेव के किसी कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हो गया। अब कोई उदाहरण है, क्योंकि ये सारी दुनिया में जा रहा है। और संभवतः कुछ ब्राह्मण तो जरूर सुन रहे होंगे, हमारे लोग कम सुनते हैं, वो मुझे ज्यादा सुनते हैं, जरूर सुन रहे हो। पुलिस हेडक्वार्टर रोहतक में भी एक वो पुलिस विभाग में वो बैठ के सुन रहे होंगे। अरे सुनो भाई, वो ये कर रहे होंगे, रिकॉर्ड करो। मैं ये कहता हूं, काहे के लिए कर रहे हो? मैं खुद ही तुमको रिकॉर्ड भेज देता हूं। काहे के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो? मैं ये रिकॉर्ड बना के भेज देता हूं। तो सबूत के तौर पर आपको बता रहा, किसी वामसेव के कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को आज तक नहीं धरा, नहीं बांधा, नहीं पीटा और जान लेने तक, उसकी हत्या होने तक नहीं छोड़ा। एक भी उदाहरण नहीं है। इसका मतलब है भाईचारा खत्म करने का काम हम नहीं कर रहे हैं। सबूत के तौर पर बता रहा, भाईचारा खत्म करने का काम हो रहा है, वो ब्राह्मण कर रहे हैं, उनके तैयार किए हुए लोग कर रहे हैं, उनके संपर्क वाले कर रहे हैं, उनके संगठन वाले कर रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे नौजवान लोग हैं, मगर हम लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर काम करने का निर्णय किया। हम जब हमारे बाप ने संविधान लिखा उसको हम नहीं मानेंगे तो दूसरे लोग क्यों मानेंगे? हमको मानना होगा। तो हम मान रहे, संविधान को मान करके काम कर रहे, कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। संविधान ने आर्टिकल 19 में अधिकार दिया, आप अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकते हो, हिंसा नहीं करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बातें समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है सबूतों के साथ बात करने की। तो इससे सिद्ध होता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी बात सुनने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है उनको ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई एजुकेशन, ऐसी कोई जागृति नहीं कर रहे हैं, न प्राइवेट में कर रहे हैं न पब्लिक में कर रहे हैं, जिससे लोग उत्तेजित होकर ब्राह्मण को धरे, बांधे, पीटे, हत्या होने तक उसकी पिटाई करते रहे। ऐसी कोई शिक्षा हम लोगों को नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं भारत में आज तक। किसी वामसेव के कार्यकर्ता को, मगर अजमेर में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। आरएसएस के लिए रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास हुआ, इसका मतलब यह है कि देश की जो जुडिशियरी है वो ये मानती है कि ये लोग गैर कानूनी कामों में शामिल है। आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास का मतलब समझते हो? डेड बॉडी बाहर आएगी, है? नहीं समझते हो? आजीवन कारावास का मतलब है उसकी डेड बॉडी बाहर आएगी। यह शिक्षा दी जुडिशियरी ने। हमारे ऊपर तो एफआईआर भी नहीं है, वामन मेश्राम के ऊपर एफआईआर नहीं है,
मैंने ही गुजरात के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पर 2 केस हाईकोर्ट में डाल दिया, अभी तक पुलिस वाला जवाब नहीं दे पाया। अब वो कोई शांडिल्य नाम का ब्राह्मण जो है, अभी वो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो मीना जो हमारा ट्राइब है राजस्थान का, उसको बोल रहा है कि मीना जी वामन मेश्राम पर एफआईआर दाखिल करो, एफआईआर दाखिल करो, ऐसा बोलो। अब मीना को मालूम है कि कोई साला आधार नहीं है वामन मेश्राम के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का, कोई आधार होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, हाँ नोटिस दिया है, नोटिस दिया है। क्या बोल रहा है, हाँ नोटिस दिया है। अब उसको एफआईआर और नोटिस का फर्क भी शांडिल्य को समझ में आता कि नहीं, समझ में नहीं आता मुझे कि नोटिस का और। अब वो जो मीना है उसने नोटिस दिया, ऐसा क्यों कह रहा है, उसको शांत करते। हाँ नोटिस दिया है, आप चिंता मत करो, नोटिस दिया है। 27 समाप्त हो जाएगी, वो लोग भी शांत हो जाएंगे, हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा, वो भी एफआईआर दाखिल करने के बारे में फिर दोबारा नहीं बोलेंगे। पुलिस वाले के पास अगर शांडिल्य गए तो वो उनको ही पूछेंगे क्या है सबूत एफआईआर के लिए। वामन मेश्राम गुजरात में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे नाम से किसी ने कहा ऐसा, तो कहा कि कौन है वो जानते हो, वामन मेश्राम कौन है जानते हो, हैं? नेशनल प्रेसिडेंट है वो, पता है तुमको, है तो फिर पता करो। तो मैं कोई भी बात जो है कानून और संविधान के दायरे में रहकर करता हूं। उन्होंने उल्लंघन किया, उन्होंने उल्लंघन किया तो हाईकोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ भी दायर करूंगा। ये मैं ऐलान करता हूं कि पुलिस वालों के खिलाफ में कि उन्होंने गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से हॉल वाले पर प्रेशर दिया, दोनों हॉल को रद्द करवाया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो प्रशासन के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट में केस दायर करूंगा, मेरे पास सबूत है। जब मैं हाईकोर्ट में केस दायर करूंगा तो डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो जाएगा कि वामन मेश्राम तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है। वो कानून हाथ में नहीं ले रहा है, बल्कि जुडिशरी को कह रहा है भाई आप डिसाइड करो गैर कानूनी कौन कर रहा है। मैं तो संविधान को मानकर काम कर रहा हूं। वो लोग मेरे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, ये केस मैं करूंगा और हाईकोर्ट को कहूंगा कि उन्होंने मुझे रोहतक में कार्यक्रम करने नहीं दिया, ये गलत है सही है उसके लिए 2-4 साल लग जाएंगे आप लोगों को फैसला करने के लिए, मगर मुझे कार्यक्रम करने की पहले अनुमति दे दो। केस बाद में तुम फैसला के लिए लगाओ 4 साल, मगर अभी मुझे 8 दिन 15 दिन 1 महीने में कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दे दो। तो मेरा डॉक्यूमेंट्री जाएगा हाईकोर्ट में, अरे ये तो संविधान को मान करके हमको अनुमति मान रहा, पुलिस वाले मना कर रहे तो वो हाईकोर्ट को बोल रहा भाई हमको अनुमति दे दो। डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो जाएगा कि हम कानून मान करके चल रहे हैं और वो जबरदस्ती कर रहे, नहीं करने देंगे। खुशी की बात जानते हो क्या है? खुशी की बात, एक भी गैर ब्राह्मण उनके समर्थन में खड़ा नहीं है। खुशी की बात आप लोगों को बता, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम लोगों को जो बातें समझ में आती है। मुझे खुशी ज्यादा क्यों हो रही है? 50 साल से जो काम कर रहे हैं ना, अब उसका नतीजा, अब उसका रिजल्ट जो है आ रहा है। एक गैर ब्राह्मण उसके समर्थन में खड़ा नहीं हो रहा है। जो भी है वो ब्राह्मण को सामने आना पड़ रहा है। बहुत खुशी की बात है, कोई ब्राह्मण का समर्थन करने के लिए मैदान में नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है। तो एक तो काम हम कानून के दायरे में रहकर एट्रोसिटी वाला मामला करेंगे, दूसरा हम हाईकोर्ट में केस दायर करके ये जो प्रशासन ने किया है ये गैर कानूनी है, हमें कानूनन आप ऑर्डर करके कार्यक्रम की अनुमति दे दो। अगर हाईकोर्ट ने नहीं दिया समय पर तो सुप्रीम कोर्ट चला जाओ। अब तीसरी बात मैं जो आप बताना चाहता हूं, ये लोग जो है खुद ही कहते, रिकॉर्ड हमारे पास, क्या कहते हैं? पहले इन्हीं लोगों ने कहा नहीं हम लोग विदेशी हैं, हम लोग विदेशी हैं। ब्राह्मणों ने कहा, किताबी लिखकर कहा, छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, नेहरू ने कहा, तुम्हारे तिलक ने कहा विदेशी है। अच्छा, ये ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को कहते थे कि हम विदेशी हैं। जब अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था तो अंग्रेजों को कहते थे हम विदेशी। क्यों कहते थे? कि तुम विदेशी हम भी विदेशी।
तुम और हम मिल जाते हैं। और ये जो प्रजा है ये यहां की है, ये मूल निवासी है, दोनों मिलकर इस पर राज करते हैं। तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, इधर ही रहो, भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम और हम मिलकर इस प्रजा के ऊपर राज करते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को, हमारा विदेशी डीएनए मिला ही नहीं। अरे तुम जब यहां थे ही नहीं तो तुम्हारा कैसे मिलेगा? नहीं मिला। अरे मगर तुम यहां थे ही नहीं तो तुम्हारा डीएनए मिलेगा कैसे? तो आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बात बता रहा हूं कि तुम यहां आए तो थे विदेश से, मगर उस पीरियड में नहीं आए जिस पीरियड में राखी गढ़ी की सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। और उस सिविलाइजेशन की जो डेड बॉडी मिली, उस डेड बॉडी में तुम लोगों का डीएनए नहीं मिल रहा है। उसका वजह यह है कि तुम उस समय भारत में आए ही नहीं थे, उसके बाद में तुम लोगों का आगमन हो। दूसरा, ब्राह्मण और दूसरी थियरी पर प्रचार कर रहे हैं। और थियरी कौन सी है? और थे नहीं इधर ही थे। यहां से हम यूरेशिया गए, फिर यूरेशिया से आए, यहां से गए फिर यूरेशिया गए, यूरेशिया जाकर फिर आए। मतलब ये थियरी समझ रहे हो आप लोगों को? तो ये थियरी कह रहे हैं। तो हमारा कहना है ठीक है, आने का सबूत मिल रहा, जाने का है? आप लोगों को यूरेशिया में तुम गए थे, कुछ लोग वहां मर गए थे, तो वहां तुम्हारी डेड बॉडी मिली। हाँ ला है, ऐसा कोई सबूत है? ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, केवल प्रचार है, मिस प्रोपेगेंडा है, मिल नहीं रहा है। तो ये बात मानने वाली नहीं है, मानी नहीं जा सकती। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। शिंदे को ये लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, आरएसएस उसके बैकिंग में है, तो वो ये प्लान बनाकर क्या करे कि कुछ लोगों को लालच देकर, उसको पद देकर, उसको प्रतिष्ठा देकर, उसको पैसा देकर उससे लिखवा रहे। मगर दुनिया में जो 10 यूनिवर्सिटी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है, वहां जो एक्सपर्ट लोग हैं दुनिया के, एक भी यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट इनकी बात को नहीं मान रहे, शिंदे की बात को नहीं मान रहे। शिंदे डीएनए का, जितना डीएनए को मेरे को जानकारी है उतनी ही शिंदे को है। डीएनए का उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बाप दादा का भी कोई लेना देना नहीं, बराबर है पवार जी? डीएनए वो नहीं, पुरातत्व का है वो। अब हमारे लोगों को डीएनए और पुरातत्व में क्या फर्क है, ये भी बहुत सारे हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। डीएनए क्या है, पुरातत्व क्या है, दो अलग बातें हैं। मगर पुरातत्व में जो प्रमाण मिलता है वो बहुत ठोस एविडेंस माना जाता है। पुरातत्व के एविडेंस को ठोस एविडेंस माना जाता है। ब्राह्मणों को पहले ही मालूम हो गया था ये राखी गढ़ी में उनका डीएनए मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी पुरुष के डीएनए का टेस्ट ही नहीं किया, औरतों का किया। अब औरतों के बारे में उनको पहले ही मालूम है कि औरतें तो हमारे साथ आई ही नहीं। सारी औरतें भारत से जनरेशन को पैदा करने के लिए यहां से उन्होंने उठाई, तो टेस्ट करने के लिए जो कंकाल मिले उन कंकालों में महिलाओं के कंकाल का उपयोग किया, बराबर है विलास? हाँ, और अखबारों में पुरुषों के बारे में प्रचार करते रहे, मीडिया उनके पास है। तो इतनी सारी बातें हो रही है और इतनी सारी बातें हम लोग पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, और हमारे अलावा चोर को पकड़ने वाला भारत में कोई है ही नहीं। हमारे पास ही इसका ज्ञान है, किसी के पास भी इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है मैं खासतौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए शिंदे जो कर रहे हैं, शिंदे जो कुछ कर रहे हैं वो क्रिमिनल का काम है। शिंदे जो कर रहे हैं वो क्रिमिनल का काम है। तो मैं आज से शिंदे को क्रिमिनल कहता हूं। ये शिंदे जो है क्रिमिनल आदमी है। अब आखिरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। आखिरी बात यह है कि आरएसएस के लोगों ने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है। आरएसएस के लोगों ने संविधान के विरोध में काम किया है। संविधान के विरोध में काम करने की वजह से संविधान की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में पड़ गई। संविधान के विरोध में उन्होंने काम किया
इसलिए मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे और कानून और संविधान के दायरे में लेके जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और सारे देश भर से 2022 है, फिर 2023 को भी लेके जाएंगे। 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, 24 को लेके जाएंगे 5 लाख हो सकता है, 25 को आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, 10 लाख लेके शताब्दी वर्ष है ना आरएसएस का, तो 10 लाख लेके जाएंगे। हाँ, जय हिंद ने अभी ये रैली निकाली है, ऐसा हमारे पास में ये फोटो आया हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि उसको रैली निकालने का अधिकार है। और जय हिंद को मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आओ और महाराष्ट्र में भी आ जाओ। हम आपको रैली निकालने के लिए, अगर महाराष्ट्र की पुलिस परमिशन नहीं देती है तो आपके लिए हम लोग ये करेंगे, निकालो रैली, फरसा लेकर निकालो, भीमापुरे गांव मत जाना, उधर मत जाना, निकालो, हमें कोई इतराज नहीं है। और कौन डरने वाला है भाई, है? कफन बांध करके हम लोग निकले हुए, किसकी डर रहे? डर का और अमन मेश्राम का कोई संबंध नहीं, डर का और अमन मेश्राम का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो हम डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग, ये सारा देश भर में ये सारा हो रहा ना, तो आरएसएस के लोग कर रहे, तो इधर उधर करने के बजाय हमने निर्णय किया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे नाक दाबो तो मुंह खुलता है। क्यों? ऑक्सीजन या तो नाक से लेना पड़ता है या तो मुंह से लेना पड़ता है। दोनों बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन लेना ही बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन इंटेक बंद हो गया तो आदमी मर जाएगा। तो नाक दबाओ तो मुंह खुलता है, मुंह दबाओ तो नाक खुलता है। यानी ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी नागपुर में उनका नाक है, नहीं हेडक्वार्टर उधर है ना, वो उधर जाएंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से। और 2025 को 100 साल हो रहे आरएसएस को, जाएंगे वहां जाएंगे। 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट की इधर चुनाव होगा देश में, तो पूरी ताकत लगाएंगे कि इनकी सरकार सेंट्रल में ना बने, इसके लिए भी काम करेंगे। अभी आप लोगों को मालूम हुआ कि कई बार हम लोगों ने भारत बंद किया, कई बार भारत बंद किया, और भारत बंद हमारे लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में भी भारत बंद का कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। तो मैं ये आखिरी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संविधान का अपमान करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो संविधान को नहीं मानेंगे उनको देश में रहने देना है या नहीं रहने देना है, इस पर फैसला करना होगा। जो संविधान द्रोही होता है वो देशद्रोही होता है, तो देशद्रोही को देश में रहने देना चाहिए कि नहीं रहने देना चाहिए, इसके बारे में फैसला करना होगा। ये फैसला करेंगे और इसके लिए सारे देश के लोगों को, तमाम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर जगाएंगे और संगठित रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ये कोशिश किया था कि हमारा कार्यक्रम नहीं होने देना है, हो गया, हो गया, कार्यक्रम हो गया। तुम हमारी आवाज लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे, ज्यादा पहुंच गई। तुम हमारी आवाज रोकना चाहते थे, हमने जिद पकड़ लिया। मोहम्मद मेश्राम का तो ये सिंपल सिद्धांत है, कौन सा? ये कोई भी काम करो उसके लिए जिद करो। मैं जिंदगी भर सारा जिद ही कर रहा हूं, किस चीज का? कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। जिद करना होगा, जिद करो। हर आदमी को जिद करना चाहिए इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए जिद करना चाहिए। तो ये काम के लिए हम लोग जिद कर रहे हैं। आने वाले समय में ये काम जिद से करेंगे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, हमने जिद से किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं दिया। मैं फ्लाइट का टिकट बुक किया, अहमदाबाद में गया, अहमदाबाद में जाकर पुलिस चौकी में खुद जाकर अरेस्ट करवाया, खुद जाकर। लोगों को डर लगता है नरेंद्र मोदी खा जाएगा, खुद जाके अरेस्ट करवाया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर बैठा, बाबा जी कहने लगा, आज तो आप हीरो हो गए। मैं कहा, कैसे? आज सारे देश के पुलिस चौकी से टेलीफोन आ रहे हैं। मैंने कहा, कौन टेलीफोन कर रहा है? नहीं, आपके लोग नहीं कर रहे, पुलिस चौकी का इंचार्ज हमको कर रहा कि अरे क्या कर रहे हो आप लोग गुजरात में? तो इधर हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। तुम गुजरात में क्या कर रहे हो? इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में,
वहां से इंस्पेक्टर के टेलीफोन हमको आ रहे हैं, क्या कर रहे हो? पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हमको पूछ रहे हैं, तो आज तो तुम हीरो हो गए हो। तो मैंने कहा गांधी जी भी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे, वो कौन से हीरो थे? अगर गांधी जी जेल में जाने से हीरो हो गए थे, मैं हीरो हो गया, तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? अब उसको ये समझ में आया कि ऐसा करने से इनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ती है। हाँ, ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हमारा कोई विरोध करेगा, फायदा ही फायदा हमारा। अब आरएसएस के लोगों ने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे सहमत नहीं है, टेलीफोन कर रहे हैं, आपके साथ है। रियल उठा रहा हो, जो हमसे सहमत नहीं है वो टेलीफोन करके आपके साथ है, आपकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं, मगर इस मुद्दे पर आपके साथ में है। हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। जो थोड़ी बहुत दूरी बनाने वाले लोग थे वो भी हमारे नजदीक आकर के खड़े हो रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो नागपुर के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोग जाने से इसकी प्रतिक्रिया देश और दुनिया में क्या होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो आग लगा की चीजें देखता, मेरे पास दूरदृष्टि है, मैं कोई संजय नहीं हूं, मगर दूरदृष्टि मेरे पास में है। भारत के इतिहास में और आरएसएस के इतिहास में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कोई मोर्चा लेकर गया, ऐसी कल्पना भी किसी के दिमाग में नहीं आई। ऐसी कल्पना भी नहीं आई, क्योंकि ऐसी कल्पना लोग करते नहीं है, हिम्मत नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों, आप लोगों को बता दो, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर, मैं भी नागपुर का ही हूं, वो मुझे जानते, मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे जाति समाज के लोग कम से कम 10 लाख लोगों से उनका हेडक्वार्टर घिरा हुआ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग बता रहा, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ना, उसके सराउंडिंग में मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते। तो जब सारे देश भर में चर्चा होगी तो वो 10 लाख लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। तो ये काम हम करेंगे और संकल्प के साथ करेंगे, हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लगभग 2:30 बजे का समय हो गया है, खाने की भी व्यवस्था होगी। अभी तक दिमाग की खुराक आपकी हमने व्यवस्था की, अभी पेट के खुराक की भी व्यवस्था है, क्योंकि इंसानों को दोनों खुराकों की ज़रूरत है।